नमस्कार, आप देख रहे हैं रितम और मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के रीवा पहुंचे, जहां पीएम ने राज्य में 2300 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न रेल परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। तो वहीं पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 4,11,000 आवासों का गृह प्रवेश कार्यक्रम भी संपन्न किया। साथ ही पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाकर मध्य प्रदेश में 3 नई रेलगाड़ियां भी शुरू की। लोगों को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि भारत को विकसित बनाने के लिए भारत के गांवों की पंचायती व्यवस्था को भी विकसित करना जरूरी है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पूज्य बापू कहते थे भारत की आत्मा गांव में बसती है, लेकिन कांग्रेस ने गांधी के विचारों को भी अनसुना किया। जो व्यवस्था सैकड़ों वर्ष, हजारों वर्ष पहले से थी, उसी पंचायती राज व्यवस्था पर आजादी के बाद भरोसा ही नहीं किया गया। पीएम मोदी ने आज मणिपुर के इम्फाल में आयोजित युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रियों के चिंतन शिविर को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि इस साल ये चिंतन शिविर मणिपुर की धरती पर हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट से निकलकर कितने ही खिलाड़ियों ने देश के लिए मेडल जीते हैं और देश की शान बढ़ाई है। पीएम ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि देश भर से आए खेल मंत्री मणिपुर से बहुत कुछ सीख कर जाएंगे। पीएम मोदी ने आगे कहा कि पिछले 1 वर्ष में भारतीय खिलाड़ियों ने कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। खेल प्रतिस्पर्धाओं को लेकर हमारे खेल मंत्रालय को अलग अप्रोच से काम करना होगा। हर प्रतियोगिता के लिए अलग रणनीति बनानी होगी। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट के लिए हर जिले से कम 2 खेलो इंडिया सेंटर और हर राज्य में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है। ये प्रयास खेल जगत में एक नए भारत की बुनियाद बनेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज करनाल के राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के सभागार में आयोजित 19वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वश्रेष्ठ 6 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक दिए। एनडीआरआई के 100 साल पूरे होने पर स्मारिका निकाली गई है, जिसे राज्यपाल दत्तात्रेय ने राष्ट्रपति को भेंट किया। वहीं राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हरियाणा वीरों की भूमि है और यहाँ के खिलाड़ी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रहे हैं। महिलाओं की भी भागीदारी को बताते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि आज गोल्ड मेडल हासिल करने वालों में 50% महिला हैं और डिग्री हासिल करने वाली 1/3 से अधिक महिलाएं हैं। आयकर विभाग ने तमिलनाडु में आज बड़ी कार्यवाही की है। आयकर अधिकारियों ने तमिलनाडु में 50 से अधिक जगहों पर निजी रियल एस्टेट कंपनी जी स्क्वायर के ठिकानों पर यह छापेमारी की है। दरअसल आयकर विभाग ने राजधानी चेन्नई के अलावा कोयम्बटूर, त्रिची में छापेमारी की है। बता दें कि हाल ही में तमिलनाडु में विपक्षी दल बीजेपी के सत्तारूढ़ डीएमके के शीर्ष नेताओं पर गलत तरीके से इस रियल एस्टेट कंपनी को राज्य में तेजी से बढ़ने में मदद करने का आरोप लगाया था। तो वहीं डीएमके विधायक एमके मोहन का बेटा जी स्क्वायर के शेयरधारक भी हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज नगर निकाय चुनाव का शंखनाद सहारनपुर से किया। सीएम योगी ने महाराज सिंह डिग्री कॉलेज मैदान में जनसभा को संबोधित किया। लोगों को सुरक्षा और विकास का वादा याद दिलाते हुए उन्होंने महापौर और पार्षद प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। सीएम योगी ने कहा कि अब माफिया और अपराधी अतीत हो गए, आज यूपी में भयमुक्त माहौल है। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले की सरकारों को सहारनपुर में दंगा कराने से ही फुर्सत नहीं थी। पहले नौजवानों पर झूठे मुकदमे दर्ज किए जाते थे, बेटियों को लेकर माता पिता चिंतित रहते थे, लेकिन आज भाजपा सरकार ने भयमुक्त वातावरण बना दिया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज मुंबई में 49वें भारतीय जेम्स एंड ज्वेलरी पुरस्कार के विजेताओं को सम्मानित किया। इस अवसर पर गोयल ने कहा कि विश्व बाजार में भारत ने अपने इस उद्योग के अनोखे डिजाइनों, परंपराओं और आधुनिकता को प्रदर्शित किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि रत्न और आभूषण उद्योग भारतीय निर्यात क्षेत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सूडान में सेना और पैरामिलिट्री फोर्स के बीच चल रहे भीषण युद्ध में हजारों भारतीय भी सूडान में फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसको लेकर एक बार फिर विदेश मंत्रालय का बयान आया है। मंत्रालय ने कहा कि हम भारतीयों को निकालने के लिए सभी तैयारियां कर रहे हैं। भारत सरकार कई विकल्पों पर काम कर रही है। 2 भारतीय वायुसेना C-130J वर्तमान में देहात में स्टैंड बाय पर तैनात हैं। साथ ही INS सुमेधा सूडान पोर्ट पहुंच गया है। बिहार के पटना में फिर से पुलिस टीम पर हमला हुआ है। बेहटा के मुसेपुर टोला में शराब के लिए छापेमारी करने गई आबकारी विभाग और पुलिस टीम पर शराब माफियाओं ने हमला कर दिया। इतना ही नहीं, हमलावरों ने पुलिस की गिरफ्त से एक आरोपी को भी छुड़ा लिया। पुलिस ने विरोध किया तो बदमाशों ने पथराव किया और पुलिस की स्कॉर्पियो को क्षतिग्रस्त कर दिया। आबकारी विभाग के 3 अधिकारी घायल हो गए हैं। इसके साथ ही करीब आधे घंटे बाद पुलिस टीम वापस गाँव पहुंची।
पुलिस ने छापेमारी कर 2 महिला और 6 पुरुष को हिरासत में लिया, तो वहीं पुलिस बाकी हमलावरों की तलाश कर रही है। दिल्ली में मेयर चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। द्वारका सी वार्ड की पार्षद सुनीता और उनके पति पूर्व पार्षद राम निवास पहलवान आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और पश्चिमी दिल्ली के सांसद प्रवेश वर्मा ने उनका पार्टी में स्वागत किया। प्रवेश वर्मा ने दावा किया कि आने वाले दिनों में कई और पार्षद आप छोड़कर भाजपा में शामिल होंगे। अब भाजपा पार्षदों की संख्या 107 हो गई है। भारत में कोरोना वायरस का खतरा एक बार फिर बढ़ता जा रहा है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7,000 से भी ज्यादा नए केस सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 7,178 नए मामले सामने आए हैं। वहीं देश भर में एक्टिव केसेस की संख्या 65,683 है। केंद्र सरकार देश में बुनियादी संरचना के विकास पर खासा जोर दे रही है। नेशनल हाईवे के मामले में देश में बड़ा बदलाव आया है और रिकॉर्ड गति से इनका निर्माण हो रहा है। केंद्र सरकार की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 9 वर्षों में लगभग 50,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण हुआ है। वहीं 2014-15 में देश में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 97,830 किलोमीटर थी, जो मार्च 2023 में बढ़कर 1,45,155 किलोमीटर पर पहुंच गई है। बता दें कि भारत में लगभग 63.73 लाख किलोमीटर लंबा सड़क नेटवर्क है, जो दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा है। आईपीएल सीजन 16 का 34वां मुकाबला आज सनराइजर हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शाम 7:30 बजे हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में खेला जाएगा। बात करें इन दोनों टीम के प्रदर्शन की, तो दोनों ही टीमों का प्रदर्शन कुछ खास अच्छा नहीं रहा है। वहीं अंक तालिका में सनराइजर्स हैदराबाद 9वें स्थान पर है, जबकि दिल्ली कैपिटल्स सबसे आखिरी पायदान यानी 10वें स्थान पर है, जिससे इन दोनों ही टीमों के लिए मैच जीतना बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज एयरपोर्ट के पास नवनिर्मित एसडीआरएफ मुख्यालय और अग्निशमन केंद्र का लोकार्पण किया। लोकार्पण के दौरान क्षेत्रीय सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और विधायक ब्रजभूषण गौरेला भी मौजूद रहे। बता दें कि जून 2013 में केदारनाथ में आए भयंकर जल प्रलय में सेना ने रेस्क्यू कर लोगों को देहरादून एयरपोर्ट पहुंचाया था। तो वहीं इससे भविष्य में होने वाली अनहोनी को देखते हुए आपदा सहित दूसरे रेस्क्यू कार्यों में भी तेजी आएगी। रैपर बादशाह ने अपने हाल ही में रिलीज सनक एल्बम पर महाकाल मंदिर के पुजारियों और साधु संतों के विरोध के बाद भावनाओं को आहत करने के लिए माफी मांगी है। बादशाह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर लिखा कि मैं गलती से भी किसी की भी भावनाओं को आहत नहीं करना चाहता हूँ। मेरी जानकारी में आया कि मेरी हालिया रिलीज में से एक सनक ने कुछ लोगों की भावनाओं को आहत किया है। मैं कभी भी जानबूझकर या अनजाने में किसी को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। मैं अपनी आर्टिस्टिक क्रिएशन और म्यूजिकल कंपोजिशन को बहुत ईमानदारी के साथ आप तक पहुंचाता हूं। अफ्रीका के देश केन्या से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक अंधविश्वास ने 47 लोगों की जान ले ली है। दरअसल केन्या के गुड न्यूज इंटरनेशनल चर्च के एक पादरी ने इन लोगों से कहा था कि अगर ये लोग भूखे रहकर खुद को दफन कर लेंगे तो ये स्वर्ग में जाएंगे और इनकी मुलाकात जीसस से होगी, जिसके बाद इन लोगों ने भूखे रहकर सामूहिक आत्महत्या कर ली। वहीं मलिंदी उप काउंटी के पुलिस प्रमुख जॉन केम्बोई ने इस घटना को लेकर जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि पादरी पॉल मॉकेंजी की जमीन पर अभी और कब्रें खोदी जाएंगी। ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन के बीच बढ़ रहे विवाद से चीन और ताइवान के बीच के आर्थिक संबंध में लगातार गिरावट आ रही है। चीन में व्यापार कर रही कई ताइवानी फर्म चीन छोड़कर भागने लगी हैं। चीन और हांगकांग को ताइवान के इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के निर्यात की वृद्धि दर, जो कि 2020 और 2021 के 24% थी, 2022 में 11% रह गई है। 2018-19 के बाद चीन में ताइवानी कंपनियों का निवेश घटकर 50% रह गया है।